हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रभजीत ऐप। मैं कैलाश शर्मा। 11th हमें स्टार्ट करना है बच्चों। 11th में सबसे पहले काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है आज हमारा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन के पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में कुछ मोशन पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये पूरे के पूरे बच्चों मैकेनिक्स की जान होते हैं, मतलब ना एक बेस होता है। तो आज हम उन मोशन पैरामीटर्स को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। व्हाट आर दोज मोशन पैरामीटर्स। इस बॉक्स के अंदर ही मैं लिखा करूंगा सब कुछ ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोशन पैरामीटर्स। हाँ जी, सो काइनेमेटिक्स में बच्चों आज हमारा टॉपिक है मोशन पैरामीटर्स। सबसे पहला मोशन पैरामीटर होता है बच्चों पोजीशन। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है। एक मिनट बच्चों ना, इसको पहले मैं सही कर लेता हूं। इसका ना साइज बहुत छोटा हो रखा है। ओके, सबसे पहला मोशन पैरामीटर बच्चों कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, जितने भी मोशन पैरामीटर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये हो गई वाई एक्सिस। आप लोगों को ये भी आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, है ना सर। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आपकी शीट के मेंस या एडवांस लेवल है, उसमें दोनों तरीके के हैं, मतलब ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया है उसमें ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया गया है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों रेफरेंस फ्रेम। एक तरीके से आप इसको, ये ओरिजिन हो गया, सारी की सारी बातें आप इसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हो। ठीक है, आपको बच्चों कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस फ्रेम? कंसिडर रेफरेंस फ्रेम एज एन ऑब्जर्वर। एक तरीके से बच्चों ये समझो कि ये वो है जो मुझे बताएगा कि ये पार्टिकल की जो मोशन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो यहां पे एक तरीके से एक बंदा बैठा दिया आपने ना, जो एक पार्टिकल को या एक ऑब्जेक्ट का मोशन को एनालाइज कर रहा है, उसके बारे में सारी बातें आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम। समझ में आया? सो दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बच्चों एक ऑब्जर्वर बिठा दिया आपने ना, ये आपको बताएगा कि कौन है, कहां, कैसे चल रहा है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि इस जगह पे था। ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम इसकी इनिशियल पोजीशन। जब इसने देखना स्टार्ट किया तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस जगह पे था। तो बच्चे यहां पे सबसे पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी इसकी पोजीशन। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये अगर मैं इससे पूछोगे, तुम इससे पूछोगे कि भाई मुझे ये बता कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ये क्या कहेगा? ये बोलेगा देख वो बैठा हुआ, ऐसे बोलेगा ना, पॉइंट करेगा, डायरेक्शन बताएगा, वहां बैठा है। अगर इसने बोल दिया कि मेरे से 10 मीटर दूर है, तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि कहां होगा? 10 मीटर दूर तो एक सर्कल बनेगा। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हुई, इसे बताना पड़ेगा 10 मीटर दूर उधर की तरफ वो बैठा हुआ। तो इसने उसकी पोजीशन बता दी। इसी को बोलते हैं बच्चों हम पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर क्यों होता है बच्चों? ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि आपको डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आप किसी की पोजीशन बताना चाहते हो तो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ XI, YI एंड ZI। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, यही बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, बेसिक से ही होंगी चीजें। ये ऑब्जेक्ट बच्चों मूव करके पहुंच गया यहां पे, ये है बच्चों इसका पाथ। ठीक है, ये यहां से पहुंच गया यहां पे। क्या अब इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा? ठीक है, क्या इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा? तो लो जी, इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। इसे बोलेंगे बच्चों फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। और इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे XF, YF एंड ZF। अच्छा, आपको हर एक चीज बच्चों लिखनी है खुद से। आपको बच्चों नोट्स खुद बनाने हैं, ये ध्यान रखना। नोट्स आपको बनाने हैं। एक नोटबुक रखनी है आपको बच्चों, जो जिसमें नोट्स लिखोगे, एक में शीट को सॉल्व करोगे। 2 नोटबुक रखनी है आपको और खुद से बच्चों लिखना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फाइनल पोजीशन, और ये हो गया बच्चों इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया बच्चों पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस रास्ते पे मूव करके गया ना बच्चों, उसका रास्ता, उसका पाथ बच्चों ये हो गया। ठीक है,
तो इनको बोलते हैं बच्चों, ये जो लिखे हुए हैं आर आई और आर एफ, ये जो आर वेक्टर होता है ना बच्चों, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? आर वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट बच्चों जे कैप एंड जेड कोऑर्डिनेट के कैप। इस तरीके से बच्चों पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, ये इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट changes with time, changes with time in any reference frame, in any frame of reference, मतलब जो आपने ऑब्जर्वर डिफाइन कर रखा है, any frame of reference, then such object is said to be in motion in that frame of reference। ठीक है, सो अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे ये देख रहा था इसको, अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, तभी वो मोशन में कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। वो किसी और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मोशन में। तो सबसे पहली बात, जब तुम मोशन पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दी मोशन। तो मोशन क्या होती है बच्चों? मोशन बच्चों एक मतलब डिपेंड करती है कि कौन देखने वाला है। आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो क्या मतलब हुआ इसका? रिलेटिव टर्म मतलब रिश्तेदार हैं क्या एक दूसरे के? नहीं, they are always defined with respect to someone, with respect to an observer, with respect to a reference frame। तो आपने कहा कि देखिए जी मैंने एक ऑब्जर्वर डिफाइन कर दिया, दिस इज आवर ओरिजिन, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। नाउ आई एम सीइंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सो इसका मैंने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया कि ये था इसका पोजीशन वेक्टर, इधर की तरफ जाके इतनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट था। अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कहलाएगा, अदरवाइज ये रेस्ट पे कहलाएगा। सो ये ध्यान रखना कि आपको ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा अगर किसी की मोशन या रेस्ट आपको बताना है तो। ठीक है, सो बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या था? मोशन में था, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पहले इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, फाइनल ये हो गया। तो ये इसको पोजीशन वेक्टर बच्चों इसका टाइम के साथ चेंज हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन। ठीक है, तो ये रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब समझ में आया तुम्हें कि रेस्ट और मोशन बच्चों हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। आपको एक ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ता है, देन एंड ओनली देन आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे इसका फलाने ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों हम मोशन पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे तो पहले मोशन समझ में आना चाहिए। तो मोशन के लिए हमें हमेशा क्या डिफाइन करना पड़ेगा? ऑरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा, और पोजीशन चेंज होगा तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, एंड इन दैट फ्रेम। तो क्या इस पेज पे लिखा हुआ सारा का सारा क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अगर तुमसे बोला जाए कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर बच्चों इसका होगा एक्स आई, आई कैप, वाई आई, जे कैप, जेड आई, के कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका? एक्स एफ, आई कैप, वाई एफ, जे कैप, जेड एफ, के कैप। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई? तो कोऑर्डिनेट पता होंगे तो बड़े आराम से तुम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पे लिख सकते हो। उसके कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? ये पूरा का पूरा यहां तक मोशन पैरामीटर में सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है,
आगे वाले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट मोशन पैरामीटर डिफाइन करते हैं। सो पहला मोशन पैरामीटर बच्चों आप यहां पर लिख लेना, इसको हेडिंग भी डाल देना कि पोजीशन वेक्टर। पहला मोशन पैरामीटर होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, गॉट इट, समझ में आ गया भाई यहां तक, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मोशन पैरामीटर एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड मोशन पैरामीटर बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड मोशन पैरामीटर बच्चों डिस्टेंस। इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। इसको बच्चों पहले तो डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। यहां पे दूसरा मोशन पैरामीटर आ जाएगा डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर joining final position of particle of object from initial position, ठीक है भाई। सो इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, वेक्टर जॉइनिंग, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन बच्चों ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक वेक्टर होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने पढ़ी होगी डेफिनेशन ना। तो पर ये वेक्टर होता है। अब यहाँ पे वो तो बचपन में पढ़ा दी जाती है, जब वेक्टर नहीं पढ़ा होता ना हम लोगों ने, तब हमें पढ़ा दी जाती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे करके उसको बोल दिया जाता है। लेकिन बच्चों ये वेक्टर होता है, इनिशियल पोजीशन पे खड़े होके आप फाइनल पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, एक एरो ड्रॉ कर रहे हो बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is change in position vector, ठीक है। ये बच्चों चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जैसे बच्चों पिछले वाले पेज पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये वाली। फाइनल पोजीशन क्या थी? ये वाली। आपने इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों एस वेक्टर से, ठीक है। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। व्हाइट वाला जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? और आप कहोगे सर ये तो सर मेरे को पूरा क्लियर है, इसमें क्या बता रहे हो आप, है ना। कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल पे चल रहे होगा, कॉन्फिडेंस है सर ये तो आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहे हो, ये तो सब आता है मेरे को, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई जान के ना। ये क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या तुम्हें ये पता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। हाँ जी। तो अगले पेज पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर आई वेक्टर प्लस का एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एस वेक्टर जो होता है ना बच्चों, ये आर एफ वेक्टर माइनस का आर आई वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन होता है। आई बात समझ में? तो ये वेक्टर होता है बच्चों और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर बच्चों इनिशियल वेक्टर मतलब आर आई वेक्टर, इफ ध्यान रखना आर आई वेक्टर जो है अगर 0 है मतलब ओरिजिन है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी? ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों फाइनल पोजीशन के बराबर होगा इन दैट केस। अगर ये
होल्ड करता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बच्चों, फाइनल पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। मतलब कई बार तुम्हें कंफ्यूजन आता होगा, सर वेलोसिटी को लिखते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है क्या? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम होते हैं अगर इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था, अदरवाइज ये दोनों सेम नहीं होते। ये इसकी किसी भी टाइम पे फाइनल पोजीशन है, या मतलब मान लो किसी भी टाइम पे पोजीशन है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है, ये ध्यान रखना किसी भी टाइम पे पोजीशन। अच्छा ये तो मैं थोड़ा वैसे लिख रहा हूं, अच्छा क्या मैं इसको मान लो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, किसी भी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी भी टाइम की पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन के बराबर होगा या नहीं होगा? ये तो बच्चों कांस्टेंट होगी ना, अरे इनिशियली पार्टिकल जहां भी था वो तो एक जगह फिक्स होगी ना कि यहां पे था, अब चलता जा रहा है तो क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज होती जा रही है, चलता जा रहा है पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आएगा। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में बच्चों ये रिलेशन होता है, लेकिन अगर तुम इसमें चेंज देखोगे, डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे, जैसे मान लो तुमने ds बाई dt लिखा, तो बच्चों ये होगा dr बाई dt के बराबर, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बराबर नहीं हो सकते, मतलब ना हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन बराबर होता है। तो वो जो वेलोसिटी वाला कंफ्यूजन दूर हुआ भाई आप लोगों का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्यों होता है, क्यों हम पोजीशन का रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को बराबर बोलते हैं और वेलोसिटी के बराबर बोलते हैं। तो मतलब कई बार कंफ्यूजन आए होंगे, तुमने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये सेम कब होंगे, अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे होता, ये 0 होता, तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बच्चों एक ही चीज होगी, ठीक है। पार्टिकल इनिशियली कहां है, ओरिजिन पे। अरे एक बात बताओ मेरे को ना, तुम इस वाले डायग्राम में आ जाओ, मान लो पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या डिफाइन करोगे, यहीं से तो स्टार्ट करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल वो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो ये वाली बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और क्या पोजीशन वेक्टर एक ही बात होती है, ठीक है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर हमेशा सेम होते हैं, नहीं, हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका रेट ऑफ चेंज मतलब इनका डिफरेंशिएशन ये बच्चों हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रही होगी उसी रेट से जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है। क्लियर है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई? तो ये वाली बात एक बहुत छोटी सी बात है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्लियर हो गया आपको। व्हाट इज डिस्टेंस? द पाथ लेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द पाथ लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है ना बच्चों, पाथ लेंथ जो है, उसकी जो पाथ की जो लेंथ है, जो जहां से भी चल के जा रहा है, जितना भी चल के जा रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सो बच्चों अगर पिछले वाले डायग्राम में देखो जाए ना, तो ये जो येलो वाली लाइन है ना बच्चों, इसकी जो लाइन की जो टोटल लेंथ आएगी ना बच्चों, तो वो कहलाएगी बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो डिस्टेंस तो बच्चों बहुत आसान सी चीज है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्वांटिटी। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। अब इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे दिल में घर कर गया है, ये वाली बात है ना। तो मैं जब समझता हूं ना, तो मैं इस डिस्टेंस नेवर इंक्रीजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन माय लाइफ। माय वेट नेवर डिक्रीजेस, सॉरी, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, माय वेट नेवर डिक्रीजेस, इट इज ईदर कांस्टेंट और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं वर्कआउट करता रहता हूं, जिम जाता रहता हूं, इट इज कांस्टेंट फंक्शन, इट नेवर डिक्रीज। जैसे मैंने जिम जाना, वर्कआउट करना बंद किया, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो माय वेट इज अ सिमिलर फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस और
माई वेट आर बोथ काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस जस्ट लाइक माई वेट नेवर डिक्रीजेस। ओके, डिस्टेंस वाली बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहां पे, डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या डिस्टेंस इज नेवर लेस देन, डिस्टेंस इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस बच्चों कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ dy/dt ऑफ योर वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, ठीक है सर, इसका एक रीजन हो सकता है कि नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि इसका रीजन जो है सिंपल सा है कि एक बॉडी टाइप होता है, ठीक है, जिनका मेटाबॉलिज्म जो स्लो होता है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जिनका फास्ट होता है उनका वेट बहुत जल्दी डिक्रीज होता है। मेरी वाइफ है, चिल मारती है, मतलब ना अनाप शनाप खाती हैं, मैं उनके बराबर, उनके आधा भी नहीं खाता हूँ, ठीक है। मेरे को इतना वर्कआउट करना पड़ता है, फिर मेरे कहती हैं अपना वेट मेंटेन करो, देखो तुम्हारा पेट निकला हुआ है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा बेटा, तुम जो ये फिट लगी पड़ी हो ना, ये इसलिए नहीं लगी पड़ी हो, तुम मेहनत करती हो, तुम इसलिए लगी पड़ी हो क्योंकि तुम जो है, कहते ना, बॉडी टाइप तुम्हारा उस तरीके का है। बड़ा गंदा लगता है, ठीक है। हमें अपना कांस्टेंट रखने के लिए काम करना पड़ता है, और लोग ना डिक्रीज करने के लिए खा रहे होते हैं। क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को ना, दुख है, मतलब उस डायरेक्शन में जितना जाओगे ना उतनी गहराई में चलता जाऊंगा मैं, तो उधर से तो कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। खाना मत खाइए, खाना खाना मैटर ही नहीं करता बच्चों इस चीज में ना, बॉडी टाइप होते हैं, ठीक है, वो कुछ बॉडी टाइप ही होते हैं उस तरीके के। नहीं ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, मैं अपने वेट का मजाक उड़ा रहा हूँ, तो इतना ज्यादा थोड़ी ही है। पर हाँ, कुछ बच्चे जो मेरे को ऑनलाइन में जब देखते थे तब मैं थोड़ा अलग था, अब एक कुछ बच्चे रियल लाइफ में जब देखते ना, कभी मिले, सर आप तो थोड़े बल्की हो गए हो। मैंने कहा हाँ, मैं जिम करता हूँ। मैं बोल देता हूँ उनको, विदाउट एनी एक्सरसाइज। अच्छा है, खुश रहे, दुखी मत हो। जिनका वेट कम है वो भी दुखी है, देख रहे हो, जिनका ज्यादा है वो तो दुखी है ही, उनका तो बनता भी है, उनका तो जेन्युइन है दुखी होना, लेकिन जिनका कम है वो भी रो रहे हैं। तो मेरा तो खाने के बाद भी कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रोना नहीं चाहिए। चलो भाई, सो इन्होंने बोला कि डिस्टेंस इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बराबर हो सकती है, मतलब ये ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम कभी नहीं हो सकती। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से कम कभी भी नहीं हो सकती। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे लोग इसको यूज ही नहीं करते, जैसे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया है, जनरली पीपल राइट लाइक कि डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर है, तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं। वेक्टर को वेक्टर से कंपेयर नहीं करते, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कंपेयर किए जाते हैं। तो वेक्टर का जो कंपैरिजन होता है ना, तो बच्चों उसकी मैग्नीट्यूड के साथ होता है। बाइसेप्स तो अच्छे हैं, तो टेंशन मत ले, देख एकदम खतरनाक बना रखे होंगे, ठीक है। हाँ भाई, कहाँ है, क्या बोल रहा था कि मेरा वेट कम नहीं होता, देख मेरा वेट बेशक बढ़ता है, बाइसेप्स भी बढ़ता है। चलो, तो डिस्टेंस इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कभी बराबर हो सकते हैं बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ कि व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कब हो सकता है बच्चों? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर कब हो सकता है? बताओ बच्चों जल्दी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कब हो सकता है? किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता होगा, जल्दी बता दो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किस केस में बराबर होता है? किस केस में बराबर होता है बच्चों? सो संस्कार ने आंसर दिया कि सर स्ट्रेट लाइन। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बाकी लोग भी बताओ। स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो देखो भाई, हम भी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा भरोसा रखते हैं, तो हम तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये कैप है, सस्ता माल है, अगर गिर भी जाएगा, टूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने ऊपर फेंका, ये हमारे हाथ में आ गया वापस। हम कंसिडर करते हैं कि ऊपर सीधा लाइन में गया, सीधा लाइन में आया। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन पाथ और कर्वी लीनियर? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका? हाँ जी, हाँ जी,
सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन है ना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बट क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, जब यहाँ पे आया तो डिस्टेंस होगी जितना गया और लौट गया, उन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। इसमें बच्चों थोड़ा सा करेक्ट कर लो अपनी डेफिनेशन को ना, दे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट change direction of velocity during motion। अब तुम कहोगे कि क्या वो रेक्टिलिनियर होगा, ऑटोमेटिकली रेक्टिलिनियर हो गया ना यार, रेक्टिलिनियर तो वैसे ही हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है बिना मोशन की डायरेक्शन को चेंज किए, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज किए चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेक्टिलिनियर ही चल रहा है, ठीक है ना। और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब पार्टिकल जब बच्चों एक डायरेक्शन में ही चलता जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। देखिए भाई स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जाए और लौट के आ जाए, तो डायरेक्शन चेंज हुई, पहले वो इधर जा रहा था अब उल्टा जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हुई, तो एक लाइन में होने के बावजूद भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो सिर्फ जो रेक्टिलिनियर बोल देते हैं ना बच्चों, उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि रेक्टिलिनियर इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है कि पार्टिकल को अपनी या ऑब्जेक्ट को अपनी ड्यूरिंग द मोशन डायरेक्शन को चेंज करना ही नहीं है, तो वो रेक्टिलिनियर तो अपने आप हो जाएगी। बताओ मेरे को, अगर एक पार्टिकल की डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही तो वो एक लाइन में ही जा सकता है और एक ही डायरेक्शन में जाएगा फिर वो। इन दैट केस बच्चों दे बोथ आर इक्वल। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया बच्चों? जब भी तुमसे कोई डिस्टेंस पूछे ना तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। क्यों बच्चों? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना आपको उसके पूरे पाथ को देखना पड़ेगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि पार्टिकल ने कहीं पर डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर दिया। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया ना बच्चों तो आपको अपनी पूरी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। हां, अगर कोई तुमने मेक श्योर कर लिया कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, पार्टिकल का थ्रू आउट द मोशन डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, तब तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, उसी को डिस्टेंस के बराबर बोल देना। लेकिन अगर कहीं पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बच्चों आपको फिर टुकड़ों में पाथ को देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना हमेशा ना। तो दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि यहां पे खतरा है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है वैसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें मुझे थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले दोनों कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए? अगला मोशन पैरामीटर बच्चों क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं सारे के सारे मोशन पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेता हूं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों को बच्चों एक साथ कवर कर रहे हैं हम लोग ना। तो थर्ड वाला चल रहा है बच्चों हमारा, नहीं थर्ड नहीं फोर्थ चल रहा होगा ये। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब अगले मोशन पैरामीटर बच्चों ये हो गए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एक मिनट ना, एवरेज जो होता है ना उसके लिए बच्चों जनरली ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, ये, और इसके अंदर जो भी लिखा रहता है आप उसके एवरेज की बात कर रहे हो। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? ये होती है डिस्टेंस, अरे यार सारा येलो कलर से नहीं लिखना है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। एवरेज स्पीड तो ये होता है बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है, एवरेज स्पीड। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना बच्चों वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। क्लियर है बच्चे यहां तक?
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों वो इस तरीके से डिफाइन होती है। एवरेज स्पीड इज अ स्केलर, एवरेज स्पीड इज स्केलर, स्केलर ही होगी। जबकि एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों, ये एवरेज स्पीड जो होती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये वाली बात तो तुम्हें क्लियर हो ही गई होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है वही रिलेशन इनके लिए बैठेगा, बस टाइम से तो डिवाइड कर दिया है, बाद बाकी तो सब सेम ही है। हाँ जी, तो ये रिलेशन तो बच्चों इनके लिए भी बैठेगा, ये वाला पूरा का पूरा रिलेशन तो इनके लिए भी बैठेगा। बोर्ड ब्राइट हो जा रहा है बहुत, इतना तो आजकल तो मतलब सब स्टेबल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्या रे? ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मतलब मोशन पैरामीटर्स को थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी और एक होता है स्पीड। अगला मोशन पैरामीटर बच्चों पांचवा, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट is called the velocity, is called the velocity। तो बच्चों टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। सो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल था और वो बच्चों किसी टाइम पे इस जगह पे था। ठीक है, ये x था यहां से यहां तक ना, किसी टाइम पे t टाइम पे बच्चों पार्टिकल यहां पे था। अब अगले डेल्टा टी टाइम में, t प्लस का डेल्टा टी, इस टाइम में इस पार्टिकल ने डेल्टा x और डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों डेल्टा x से चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा इसका? डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इसमें एक लिमिट लगानी पड़ती है बच्चों हमें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और इसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों वो dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर हो जाएगी, जिस रेट से x चेंज हो रहा है बच्चों दैट इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी बच्चों ds डिवाइडेड बाई dt के भी बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बहुत आसानी से आपको आते होते हैं ऑलरेडी, इसमें तो बहुत कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी बच्चों ds बाई dt के बराबर होती है या फिर dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर होती है। क्या यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है? अच्छा, ये जो चीज है ना बच्चों को और ध्यान रखना कि ये होता है x वर्सेस t का स्लोप। सो स्लोप ऑफ x वर्सेस t कर्व गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी कहां से मिलेगी बच्चों? स्लोप ऑफ, सेम फॉर s वर्सेस t। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो या फिर x वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा उससे? उसके स्लोप से बच्चों हमें
वेलोसिटी पता लग जाएगी। सो यहां पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि देखिए जी, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया था इस तरीके से ना। सो मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दे रखा था, एक्स और मान लीजिए एस वर्सेस, मतलब एक्स वर्सेस टी दे रखा है सपोज ना, ये हमें इस तरीके से दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो एक पॉइंट बच्चों हमने बोला कि ये वाला ठीक है। तो इस टाइम पे t1 टाइम पे, t2 टाइम पे, t3 टाइम पे, तो वेलोसिटी कैसे होंगी बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे। तो यहां पे तुम देख रहे हो बच्चों, यहां पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप यहां पे पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी एट t1 जो होगी अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन होगी, ठीक है, ओके। इस जगह पे अगर तुम स्लोप देखोगे ना बच्चों, यहां पे 0 आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगी यहां पे ना, एट t2 टाइम पे। यहां पे स्लोप नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू t3 अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन होगी। और अगर मुझे कहीं पे एंगल दे दिया, किसका, टेंजेंट का, अगर मुझे बच्चों कहीं पे भी एंगल दे दिया, नहीं वो डिपेंड करता है ना, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि अगर इनिशियल पोजीशन 0 है, ओरिजिन है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन सेम होंगे। देखिए बच्चों, थोड़ा एक हमेशा मतलब एक चीज बनी रहती है बच्चों में ना, दिमाग प्रॉब्लम बनी रहती है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हमेशा वैसे डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होना चाहिए ना, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑलवेज, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन भाई वहीं का वहीं है। लेकिन कई बार बुक्स में क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, जैसे मैं इसको लिखा, मैंने फिर उसको मिटाया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इस ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का मतलब तुम कह रहे हो कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है, भाई वो गलत है। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है पार्टिकल का, भाई तुम t इक्वल टू 0 पे तो इनिशियल पोजीशन डिफाइन करोगे, वहां से पार्टिकल चलेगा तो उसे बोलोगे तुम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमेशा एक इंटरवल में डिफाइन होता है, इट इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट कि इस पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये गलत चीज है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक इंटरवल मोशन होनी चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए, देन ओनली यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज वो तो पोजीशन है जो तुम कह रहे हो ना, यहां है पार्टिकल, दैट इज द पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट तो यहां से शिफ्ट होगा, तो उसके लिए टाइम इंटरवल चाहिए, t इक्वल टू 0 पे थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को। तो अब बुक्स लिख देती हैं गलत गलत, क्या करें हम उसमें। तो ये बच्चों ये वाली चीज जो है ना, ये सही है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। क्या समझ में आया बच्चों। तो वेलोसिटी फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं, 2 तरीके हो गए बच्चों। एक, इफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी क्या करोगे बच्चों, dx बाई dt करके पता कर लोगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, इफ दिस ग्राफ इज गिवन, तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो वेलोसिटी होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को। तो इसका ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों, दैट विल बी वेलोसिटी। और जबकि x अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और अगर आपको s अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी होगी बच्चों ds डिवाइडेड बाई dt के बराबर। समझ में आ गया बच्चों ये वाला पूरा का पूरा। सर ये सब डाउट पहले वाले टीचर के वजह से आता है, अरे कोई नहीं, किसी भी टीचर को, अब टीचर को नहीं लाते ना बीच में। तो वेलोसिटी वाली बात समझ में आई आप लोगों को पूरी की पूरी बच्चों, वेलोसिटी वाली बात समझ में आई। ओके, अब आ जाओ बच्चों अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा ना वेलोसिटी के बारे में और क्या ज्ञान है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या चीज है बच्चों जो वेलोसिटी के बारे में पता होनी चाहिए। तो अभी हम वेलोसिटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी ना, अभी इस पेज पे भी वेलोसिटी वाला पार्ट ही चलेगा हमारा, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में और भी काफी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या है, हमने लिखा बच्चों v इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt, और v इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt, है ना। dx को एक तरफ कर लो बच्चों, v dt इधर ले आओ,
इसको इंटीग्रेट कर दो। ये कब लगाना है बच्चों हमें? इफ वी, अगर फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तुम्हें, अगर उल्टा दे रखा हो, जैसे देखो तुम्हें अगर एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, वेलोसिटी पता करनी है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। लेकिन अगर तुम्हें वेलोसिटी ही दे रखी है फंक्शन ऑफ टाइम और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है तो क्या करोगे? सॉरी, मैंने इंटीग्रेट तो नहीं बोल दिया कहीं। अगर आपको एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, वेलोसिटी पूछिए तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बच्चों अपन को उसका क्या करना पड़ेगा? उल्टा इंटीग्रेशन। तो जब भी बच्चों ये गिवन है, इफ दिस इज गिवन, और ये अगर आपसे पूछा है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो बच्चों जो छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये बच्चों होगा वी डी टी के बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर, या इसको बोलते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो होता है ना बच्चों, उसका एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो तुम फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, ये भी यही होता है। अगर आपको किसी भी टाइम पे फाइनल पोजीशन लिखनी है तो इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है भाई, तो पोजीशन पता करनी होगी तो थोड़ा तुम्हें यहां पे एक्स्ट्रा केयर करके चलना पड़ेगा। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीज नहीं होते हमेशा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो पोजीशन जब भी पूछी होगी यू विल हैव टू कंसीडर दिस। क्या ये क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है ये सारा के सारा? तो अब अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के बताऊं कि देखिए जी, अगर एक पार्टिकल था जो कि मूव कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा था। ये हो गया बच्चों टाइम और ये हो गई बच्चों वेलोसिटी। मान लीजिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों आपको इसका दे रखा था इस तरीके से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड, अच्छा थोड़ा स्पीड के बारे में पहले बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पीड, तो उसको पहले निपटा लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों? स्पीड क्या होता है? कोई बताएगा बच्चों स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। लो जी, खत्म। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब स्पीड को कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ वी। डायरेक्शन भूल जाओ, किसकी? वेलोसिटी की। डायरेक्शन भूल जाओ, डायरेक्शन हटा दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा बच्चों? स्पीड। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर जैसे ये ग्राफ है बच्चों ना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो यहीं पे एक और ग्राफ बना दूं मैं, और वो बनाना चाहूं, मैं कहूं कि इसी का तुम मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये, तो स्पीड टाइम ग्राफ बच्चों इसका ऐसा आएगा। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बस ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ। ये नेगेटिव होगा ही नहीं। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? समझ में आया ये वाली बात? स्पीड और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्पीड। अब अगर इसका एरिया, मान लो ये वाला एरिया आपको A1 दे रखा है 10 के बराबर, और ये दे रखा है बच्चों A2 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 4 के बराबर दे रखा है, तो ये -4 होगा बच्चों, ध्यान रखना। तो अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, 6 यूनिट जो भी है। ठीक है, जिस भी यूनिट में दे रखा है। आपसे कोई पूछे बताओ डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस में बस ये कर देना 10 प्लस का मॉड लगा के, और हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि इसमें ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये एरिया भी पॉजिटिव का हो गया, ये एरिया भी क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव का हो गया। सो जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है ना बच्चों, तो यू इंटीग्रेट वेलोसिटी, और जब तुमसे डिस्टेंस पूछी जाती है ना, डिस्टेंस, तो बच्चों तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मॉड वी डी टी। शायद ये लाइन तो आप पहली बार देख रहे होंगे, मॉड वी डी टी।
इसे बोलते हैं बच्चों, इससे डिस्टेंस आता है। देखा भी होगा लेकिन कंफ्यूज हुए होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इन दोनों में, इसमें और वो जो लिखा हुआ है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी की पॉजिटिव और नेगेटिव सब वैल्यू आएंगी, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी की पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इससे जो आएगा डिस्टेंस आएगी, इससे जो आएगा बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को सर हर ग्राफिकल ट्रांसलेशन पढ़ाया था। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ तक बच्चों समझ में आया, उसमें सिली डाउट्स एडवांस क्लियर है बच्चों। यहाँ तक सारी की सारी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और इनके बारे में सारा के सारा क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। क्या मैं कंसीडर करूं कि यहां तक तुम्हें सब कुछ आ गया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एक और स्लाइड खाली होगी अगले पेज पे है तो अब मेरे को एक बात बताओ, आज एक्सेलरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, वेलोसिटी तक ही बात करेंगे हम लोग ना, वेलोसिटी तक ही बात करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब बात करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें अब कोई पूछे, अगर कोई तुम्हें इफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया किसी ने ना, देन एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट विच इज v dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। लो जी, ये एक फॉर्मूला आया समझ में, कहां से आया, अगर ये तुम्हें फंक्शन ऑफ टाइम दे दे तो ये। अगर तुमसे कोई पूछे एवरेज स्पीड मॉड के अंदर v dt डिवाइड बाय डेल्टा टी, लो जी एवरेज स्पीड ही हो गई। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बच्चों फॉर्मूले इस तरीके से बन जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो क्या क्या समझ में आया तुम्हें अभी तक यहां तक, कि देखिए जी ये गिवन होगा या ये गिवन होगा तो वेलोसिटी ऐसे पता कर लूंगा, x वर्सेस t, s वर्सेस t गिवन होगा, स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है ओके। वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिवन होगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा एंड डिस्टेंस देगा, कंसिडर ऑल एरियाज पॉजिटिव, ठीक है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। पूरा आपस में इनका जो कन्वर्जन है ना बच्चों, पूरा तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने, आपस का जितना भी इनका कन्वर्जन है बच्चों वो सारा के सारा सब आएगा, सब एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरे ख्याल से यहीं से अगला क्वेश्चन, अगला यहीं से स्टार्ट होने वाले, कहां से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, अरे वाह हाँ यहाँ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ रहे हैं बस। ये सारा के सारा आप लोगों को पहले लिख लो यहाँ तक ना, नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन ही स्टार्ट होंगे, जो मुझे पढ़ाना था ना थ्योरी, थ्योरी पार्ट इज कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। आज का जितना भी थ्योरी था, थ्योरी में था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझा दूं मैं तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड समझा दूं, और वेलोसिटी समझा दूं, एक्सेलरेशन पे तो जान ही नहीं था, वेलोसिटी और स्पीड समझा दिया मैंने तुम्हें ना, और इनके ग्राफ वाली बातें बता दी मैंने कि ग्राफ वाला कब आता है कैसे आता है। अब तो बस यहां से आगे क्वेश्चंस ही सॉल्व हमें करने हैं, ठीक है। गॉट इट बच्चों, यहां तक सारा समझ में आ गया।
बड़े भाई आगे लिख लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए along the path ABCEF along the diagonal CE with 5 meter per second constant speed, then find the average velocity of the particle for A to F। A से लेके F तक बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इसकी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बच्चों, ये 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अलोंग द पाथ ABCEF इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। चलिए भाई बताइए जल्दी से कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों अपने जो भी आपके कोई और दोस्त वगैरह हो, आप उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ही चलेंगे बच्चों क्लासेस, ठीक है। 12th वाले तो पढ़ भी रहे इतने दिन से। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड हट जाता हूँ। 12th वाले तो बच्चे हमारे इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ, और आप लोग भी बता सकते हो अपने कलीग वगैरह को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि भाई ठीक है छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन एक दिन बड़ा जरूर बनेगा। जो स्टार्टिंग में जुड़ेगा उसको एक्स्ट्रा केयर तो मिलती है भाई। देखो किसी भी प्लेटफॉर्म में जब स्टार्टिंग में होता है तो केयर तो एक्स्ट्रा मिलती है। यस क्वेश्चन बच्चों आपको नोट करने हैं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लिखना। जितना टाइम चाहिए ले लो मेरे से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागने की नहीं पड़ी हुई है। तो मैं नोट करना है क्वेश्चन और तभी उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अच्छा हमेशा ऐसा होगा कि कई बार मेरा ध्यान कंटेंट पे ज्यादा रहेगा कि यार मेरी कोशिश रहती है कि यार आईआईटी कंटेंट मांगता है बच्चों से ना, अच्छा कंटेंट, अच्छा नॉलेज। अब जैसे आज मैंने तुम्हें इतना एक्सप्लेन किया, इतना डिटेल में एक्सप्लेन की छोटी छोटी चीजें, यही पूरी की पूरी फिजिक्स का बेस है बच्चों। ज्यादातर बच्चे यही लैग कर जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं समझते वो। तो बच्चों ये जो सारी की सारी चीजें ना बच्चों, इनका अगर तुम बस मैं जितना कराता जाऊं उतना ध्यान रखते जाओ ना, नहीं आप लोगों को लिखना है बच्चों, आपको लिखना है, नोट करना ही करना है आपको अपने आप ना, नोट करना ही करना है आपको ना, क्वेश्चंस को भी नोट करना है। मैं पीडीएफ दे दूंगा लेकिन कई बार पीडीएफ में कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि साथ के साथ नोट करो। अदरवाइज क्लास समझ में आना आधा इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो बच्चा नोट्स बनाएगा उसको क्लास इजीली समझ में आएगी। मैंने ये देखा है। सर मुझे भूल मत जाना नहीं यार इस बैच में जुड़े हुए वैसे मुझे जहां तक जितने भी बच्चों ने मैसेज किए ना मेरे को, तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे नाम याद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हुआ था तब जाके। बस थोड़ा सा लोगों को अगर आप, मैं ज्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को बस अवेयर कर सको कि यस कंटेंट अच्छा है। कहीं पे अगर कोई बच्चा पूछ रहा है यू कैन टेल के कैलाश सर का कंटेंट अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप डिपेंड रह सकते हो इस बैच पे। बस ये बताना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कभी भी आपको लगे तो एक कदम हमारे लिए भी चल के देख लो। चले करें भाई, सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ABCEF और अलोंग द डायगोनल CE जा रहा है बच्चों ना, अलोंग द डायगोनल। अगले पेज पे रखा ही नहीं इसको। चलो सो मैं उसका पाथ बच्चों येलो कलर से बना देता हूं। A से गया B तक, B से गया बच्चों C से गया है E अलोंग द डायगोनल CE, और फिर गया बच्चों F। ये है बच्चों इसका रास्ता दिख गया कैसे कैसे चला है, मस्त घूमता हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने, 10 मीटर 10 मीटर, और ये हो गई 10√2 मीटर, और ये बच्चों 10 मीटर हो गई, ये भी 10 मीटर हो गई। सो टोटल डिस्टेंस जो हुई वो हो गई बच्चों 10 20 30 30 प्लस का 10√2 मीटर के बराबर है ना। टोटल डिस्टेंस इतनी हो गई। अब स्पीड क्या थी बच्चों इसकी, डिस्टेंस कवर करने का रेट क्या था, ये 5 मीटर पर सेकंड था,
और ये कांस्टेंट था बच्चों ना, तो इसको टाइम कितना लगा होगा पूरी डिस्टेंस कवर करने में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कर देंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 प्लस का 2√2 के बराबर। इतने सेकंड इसको लगे होंगे बच्चों ना, 5 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस का 2√2 सेकंड के बराबर इसको टोटल टाइम लगा होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? अच्छा, अब मुझे लिखना है बच्चों इसका क्या, अब मुझे इसके बारे में बात करनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना बच्चों, ये वेक्टर होता है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो डेल्टा टी तो हमारे पास आ गया, ये रहा डेल्टा टी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों इससे उसको ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, इसका बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा? क्या ये बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? और बॉडी डायगोनल कितना होता है 10√3 लेंथ का, तो ये आएगा बच्चों 10√3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 2√2, सो √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का √2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का कोई और तरीका, तो यस देयर इज वन मोर वे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर मान लेना बच्चों जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख देना है इसके ना, इस वाले पॉइंट के, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0,10। इसके कोऑर्डिनेट लिख देना बच्चों 10,10,0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ए एफ वेक्टर, ए से एफ को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ना बच्चों, वो ए एफ वेक्टर होगा। तो 10 आई कैप, 10 जे कैप, 0 के कैप माइनस का 0 आई कैप, 0 जे कैप और 10 के कैप, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा ना एस वेक्टर, दैट कम्स आउट टू बी 10 आई कैप, 10 जे कैप माइनस का 10 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके भी बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये दूसरा तरीका हो गया करने का ना, इसी को करने का तरीका। 5√3 क्या होगा? 10√3 होगा ना, साइड की लेंथ तो 10 है ना उसकी। क्यूब है ना ये, इसमें बोलना चाहिए था थोड़ा सा ना। 10-10 मीटर है सारे के सारे साइड्स। यहां पे लिख लेना ऑन क्यूब। क्लियर है बच्चों? खैर वो समझ में वैसे भी आ रहा है, इतना तो अंडरस्टूड है। आंसर में हाँ 5 भी आएगा, ठीक है। 5√3 डिवाइड बाई 3 प्लस का √2। डन 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 डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, a man moving in xy plane traveled 20 meter with 4 meter per second along the x direction and then takes 127-degree turn towards his left and travel 50 meter with 10 meter per second in a straight line, and in the end takes 90-degree turn towards his right and cover a 60 meter with 6 meter per second. Then find the average speed and average velocity of the particle. लो जी, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बच्चों ना, ये सिर्फ वेक्टर का है। मैं स्टार्टिंग में ना तुम्हें मतलब बेसिक से चलना है ना अपन को, तो ये बेसिक का बच्चों एक ट्रेलर है। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आज से बच्चों हमारा ये
बैच स्टार्ट हो गया फाइनली। बड़ी ही खुशी की बात है। 5:30, 5:30। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, स्टार्टिंग में आराम से चलना है अपन को ना। 5 क्लासेस अ वीक रखी है मैंने, अगर कोई जरूरत पड़ी कोई डिस्कशन वगैरह में, अगर कहीं हम लैग कर गए देन एक और क्लास। अच्छा, शीट में आज नहीं दे रहा, अगर तुम आज मैं शीट दे दूंगा ना तो तुम आज ही डर जाओगे शीट से ना। शीट मिलेगी बच्चों आपको कल, कल होमवर्क मिलेगा, कल ही शीट मिलेगी आपको, ठीक है। अभी तुम करना चालू करोगे, मुझे पता है रुकोगे हो नहीं, और अभी मैंने उतना पढ़ाया है नहीं कि तुमसे शीट बनने लगे। नहीं, 6 बजे तक नहीं जाएगी मेरी क्लास, हमेशा 5:30 बजे खत्म हो जाया करेगी, ठीक है। 5:30 एट मैक्स 5:45, 5:45 तक, ठीक है। अभी वो ड्रॉपर वाला, वो अभी जो 2023 वाला एडवांस वाला कोर्स है आज 7 बजे से, इस चक्कर में थोड़ा सा अभी इस हफ्ते की बात है, उसके बाद 5:45 तक चला करेगी। बताओ भाई, आज की क्लास ओवरऑल कैसी लगी आप लोगों को? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे तो मेरे को पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से ना, मतलब जो कहीं या कुछ निशांत बोरा सर की ऐप से आए हैं हमारे बच्चे। कैसा लगा बच्चों ये? और थ्रू आउट द ईयर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। न फिजिक्स में कभी तुम्हें सिलेबस का बर्डन आएगा, न फिजिक्स में कभी होमवर्क का बर्डन आएगा। मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़े हैं ना, आप में से बहुत सारे तो मेरे से पढ़े भी होंगे, 12th पढ़े होंगे, या कोई लेट 11 ज्वाइन किया होगा। ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया होगा। आपको कभी भी, और ये भी नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं कि अरे सर तो जेई मेन लेवल, नहीं, पता भी नहीं चलेगा तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होगे, तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ भी चुके हैं मेरे से, तो देखा होगा आपने, धीमे 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 अगर आपके बेस अच्छा है ना, तो आप क्वेश्चन तो कहीं का भी कैसा भी सॉल्व कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चन बने ही होते हैं जो बच्चे को दुखी करने के लिए होते हैं। अब 2016 के रोटेशन वाला क्वेश्चन देख लो, तो वो दुखी करने के लिए बनाया गया है, मतलब ना उस क्वेश्चन का मतलब तुम्हें कितना भी अच्छे लेवल पर पढ़ा लो, फिर वो तो हर एक को दुखी करेगा ही करेगा। चलो भाई, तुम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर, फर्स्ट क्लास से ज्यादा तो आपकी हर कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी। यस, ऐसे ही चलेगा अब ना, ये ऐसे ही चलेगा पूरा साल। अरे मजा आएगा तुम लोगों को ना। तुम तो खैर ज्योमेट्रिकल में भी दे, वहां अच्छी नहीं लगी तुम्हें एक्सप्लेनेशन? क्यों बे? ज्योमेट्रिकल भी तो पढ़ाया था मैंने तेरे को। कोई ना, तो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। जहां से अच्छा लगने लगे ना, वहां से काम करना चालू कर दो, ठीक है। तो अगर यहां से अच्छा लग रहा है, हाँ यहां से अच्छा लग रहा है, यहां से बस अपना मन लगा के पढ़ाई करो, बाद बाकी सब अच्छा होगा। चलो बच्चों, सो करते फिर इसको स्टार्ट करते हैं ना। सो अ मैन मूविंग इन एक्स वाई प्लेन ट्रेवल 20 मीटर विद 4 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो अगले पेज पे चलते हैं बच्चों ना, इस वाले को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ बना लेता हूं कि दिस इज दी एक्स डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल टेढ़ी लाइन बनी है, ठीक है। ओके, सो ये हो गई बच्चों एक्स डायरेक्शन हमारी। मान लो मैन जो है यहां से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। इसने पहले बच्चों कितना डिस्टेंस चला, 20 मीटर। 20 मीटर चला इन एक्स डायरेक्शन, और इसको चला दो बच्चों 20 मीटर। लो जी, ये 20 मीटर के बराबर हो गया, इधर की तरफ गया ये 20 मीटर। अच्छा, कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों ये? तो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 20 मीटर चल रहा है, कितना टाइम लगा होगा बच्चों? 20 डिवाइड बाई 4, 5 सेकेंड। 20 मीटर इसने कवर किया 5 सेकेंड्स में, ठीक है। अब ये यहां पर पहुंच गया, ऐसे जा रहा था इधर की तरफ। अब इस बंदे ने क्या किया बच्चों, एंड देन टेक्स अ 127 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 50 मीटर विद 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड चला है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इसने एक टर्न ले लिया बच्चों। टर्न किधर की तरफ लिया? इसका लेफ्ट किधर होगा बच्चों? ये ऐसे जा रहा था, लेफ्ट ये होगा, इधर की तरफ इस डायरेक्शन के साथ 127 डिग्री का टर्न। तो 127 डिग्री का टर्न तो बच्चों कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। और चलाए बच्चों 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर, और 5 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस कवर किया। और ये हो गया बच्चों, टर्न हो गया 127 डिग्री, मतलब ये हो गया 53 डिग्री के बराबर। यहां पहुंच गया बच्चों ना, ये 50 मीटर चल के इस जगह पे। अब ये ऐसे चल ही रहा था कि इसने एक और टर्न ले लिया है। देन ही टेकन 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड कवर्स
60 मीटर विद 6 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर मतलब 10 सेकंड तक चला है फिर ये ना। अब कोई ऐसे जा रहा है तो राइट किधर होगा, राइट इधर की तरफ होगा। अब इसने एक और टर्न लिया बच्चों राइट की तरफ, और ये गया इधर की तरफ बच्चों कुछ 60 मीटर। तो ये 60 मीटर गया है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तो मतलब 10 सेकंड में यहां कहीं पहुंच गया। मतलब थोड़ा डायग्राम मतलब काफी हद तक ऐसा कुछ बनेगा। तो अब हमें क्या पता करना है, पहले तो इसकी टोटल डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस कितनी चली इसने ना, डिस्टेंस तो 60, 50 और 20, 8 5 13 130 मीटर। टाइम कितना लगा बच्चों इसको टोटल, 10 5 15 5 20। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये भी पूछी है इन्होंने, 130 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 6.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। देखो इसको मैं लिख रहा हूं S1 वेक्टर, इसको लिख रहा हूं बच्चों मैं S2 वेक्टर, इसको लिख रहा हूं मैं S3 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। यही होगा ना बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप सबने पढ़ा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आप हेड टू टेल रखते जा रहे हो तो सारे वेक्टर्स का जो पहला वाला वेक्टर की टेल से फाइनल वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे S1 वेक्टर किसके बराबर है, ऐसा करना बच्चों, इधर इधर मान लेना x एक्सिस और इधर मान लेना y एक्सिस। तो इसको लिखोगे 20 i कैप के बराबर। S2 वेक्टर किसके बराबर है बच्चों, तो S2 वेक्टर इधर की तरफ था, कितना मैग्नीट्यूड था 50, तो 50 का इधर कंपोनेंट आएगा 50 cos 37, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 i कैप प्लस का 40 j कैप। इसके दो कंपोनेंट कर लिए ना मैंने 50 वाले के, 50 का कंपोनेंट इधर आएगा cos, जो एंगल दे रखा होता है ना उधर आता है cos कंपोनेंट, तो 50 cos 53, 50 sin 53, और ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में इसलिए माइनस लगाया, और ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लगाया। ठीक है। अच्छा, यहां पे बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 53 के बराबर है तो ये भी 53 होगा, ये 37 डिग्री के बराबर होगा, ये 37 के बराबर होगा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो 60 cos 37, तो 60 cos 37 होगा 4/5, 12 चौक 48। जो S3 वेक्टर होगा ना बच्चों वो 48 i कैप, और इधर वाला कितना हो जाएगा 60 sin 37, मतलब 3 डिवाइड बाई 5, 12 36, 36 j कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पता है कितना आ गया, इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आएगा 38 i कैप प्लस का ये ऐड कर दो 76 j कैप। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ना बच्चों 38 i कैप प्लस का 76 j कैप डिवाइड बाई 20 के बराबर। इसको इससे डिवाइड करो बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.9 i कैप प्लस का 3.8 j कैप के बराबर। तो x कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा, y कंपोनेंट ही होगा। तो tan थीटा अगर तुम लिखोगे ना tan थीटा, तो आ जाएगा वो 3.8 डिवाइड बाई 1.9 इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। एवरेज वेलोसिटी जो आएगी एट एन एंगल tan इनवर्स 2 विद पॉजिटिव x। ठीक है। तो ये आ जाएगी बच्चों एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आ गया, क्योंकि वेक्टर होता है बच्चों डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें। तो ये तुम्हारा, ये मुझे रिवाइज करवाना था ना तुम्हें, ये सब मुझे कवर करने थे, मेरे दिमाग में थे कि मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वाली सारी चीजें कवर कर दूं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे आता है, क्या क्या होता है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करना बहुत सही रहता है इस टाइम पे ना। चलो भाई, तो ये था बच्चों आज का हमारा पहला लेक्चर ड्रॉपर बैच रैपिड रिवीजन कोर्स और काइनेमेटिक्स में। अब इसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे हमारे जो है
सेकंड लेक्चर में बच्चों मैं यहीं से आके अभी आपको और इलस्ट्रेशंस कराने इस वाले पार्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है जो आने हैं कल वाली क्लास में, ठीक है। फिर हम कल वाली क्लास में एक्सेलरेशन वाली बात भी कर लेंगे और एंड सो ऑन चलते जाएंगे आगे। चलिए भाई मिलते हैं सर। इनिशियल से फाइनल पोजीशन देखें तो वाई एक्सिस पे चलेगा तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया ना, मुझे ये एग्जैक्टली मेजर करके थोड़ी बनाया कि 20 मीटर है, ये 53 डिग्री कुछ थोड़ा इधर आना चाहिए था, थोड़ा ये यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे कहीं ना, यहाँ पे फिर 60 डिग्री कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पहुंचेगा। ये डायग्राम थोड़ा अप टू दी स्केल नहीं है, ठीक है। अब ये हाथ से बनाया गया, अब इतना थोड़ी दिमाग लगाया था कि एक बाई एक्सिस का पैरेलल दिख जाएगा। ये एक्चुअली गलत बना हुआ डायग्राम ना, ठीक है। चलो बच्चों कल मिलते हैं फिर सेम टाइम, बस रेगुलर रहना, ये मेक श्योर करना, मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, तुम्हें भी आएगा। कल मैं शीट दूंगा तुम्हें इसकी और कल ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय।